सरस्वती की का आशीर्वाद लेकर और संजीव जी की अनुमति लेकर हम ये मेरे गुजरात को कुछ इकाई भी के सुनाई नहीं दे रहा है, ये लोग बोल रहे हो। क्या हो रहा है? ये अपना अपना प्लीज माइक म्यूट कर लें। आपको बहुत शुभ सूचना दे दूं कि हमारे राष्ट्रीय सभापति हैं, उनको डॉक्टर संजीव कुमार जी को स्पंदन विशिष्ट साहित्यकार सम्मान 2024 घोषित हुआ है। तालियां हो जाएं जरा। और मतलब इनको तो हर सप्ताह एक सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, वो बात तो अलग है। और जो नए लोग हैं, रिंकू जी हैं और जो नए और भी लोग जुड़े हैं, उनको हमारी जो श्रोता भी हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। और जो बाद में वीडियो देखेंगे उनका भी स्वागत करती हूँ। और जुकरबर्ग जी को और डिजिटल जितने क्रिएटर्स हैं उनको मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हम आज जुड़े और ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो संजीव जी का परिचय आप लोगों को कम पता होगा। तो ये आप अधिवक्ता हैं, कॉर्पोरेट 40 साल से कॉर्पोरेट अलग अलग कॉर्पोरेट्स में काम करते रहे हैं। और इनकी अपनी एक बीपीए फाउंडेशन है, इंडिया नेट बुक्स पब्लिशिंग हाउस है, जिससे ये बहुत द्रुत गति से पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं बिल्कुल। और बाकी बहुत अच्छे कवि हैं, वो तो आपको अंत में उनकी कविता तो नंबर याद रखो, फोन का नंबर जोड़ो नंबर जी। तो फिर हमारी जो दो विशिष्ट अतिथि हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं और दूसरी उषा रानी राव जो हैं बेंगलोर से जुड़ी हैं। और बाकी आप जो जुड़े हैं वो मैं बताती रहूंगी आपके चेहरों के नाम। और मैं निशा से आग्रह करूंगी कि वो एक ऐसी अभी एक ऐसी हमारी जो ऑस्ट्रेलिया से अतिथि जुड़ी हैं, स्वेच्छा कुलश्रेष्ठ, तो उनके बारे में बता दूं कि योग से योगी ये गाना जो है विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। इसका वीडियो जो कि एसआर मीडिया ने बनाया है, तो ये गाना उन्होंने ही लिखा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब तक थोड़े से एक हफ्ते में 13,000 लोग देख चुके हैं और 78 लोग इसे शेयर कर चुके हैं। हमारी अहमदाबाद की एक दोस्त आजकल ऑस्ट्रेलिया में, उनसे मैंने कहा आप जुड़ेंगी? बोले नहीं नहीं, मैं 11:30 बजे मैं नहीं जुड़ सकती, रात हो जाएगी। और एक हमारी स्वेच्छा दिलदार है जो ऑस्ट्रेलिया में बरसों से रह रही हैं और वहां से ये जुड़ रही हैं। और इनको मैं बाद में सबसे पहले कविता पाठ कराएंगे। अभी आप इनका परिचय जान लें कृपया। निशा जी, आपसे आग्रह करती हूँ, उपाध्यक्ष निशा जी। नमस्ते नीलम जी। नमस्कार जी। अंतरराष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी गुजरात इकाई की उपाध्यक्ष मैं निशा चंद्रा आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। वह संस्थापक संजीव जी व अध्यक्ष नीलम जी का सादर अभिवादन करती हूँ। स्वेच्छा कुलश्रेष्ठ जी, उनका परिचय। स्वेच्छा कुलश्रेष्ठ जी अनेक प्रतिभाओं की धनी हैं। वह एक योग शिक्षक हैं, वह कविताएं लिखती हैं और उनकी तर्ज बनाकर गाती भी हैं। उन्होंने आकाशवाणी बीकानेर में भी काम किया है। वे यंग जनरेशन को योग के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बहुत सारी सौंदर्य प्रतियोगिता में वे जज भी रह चुकी हैं। स्वेच्छा जी हिंदी गौरव न्यूज पेपर की संपादक हैं। हिंदी गौरव ने गुजरात की लेखिकाओं को भी बहुत प्रोत्साहित किया है। स्वेच्छा जी अपने पति अनुज कुलश्रेष्ठ जी के साथ इवेंट प्रोग्राम में भी उनकी मदद करती हैं। स्वेच्छा जी का विश्वास है कि उम्र मात्र एक नंबर है। उम्र को रोकने के लिए योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उनके बारे में क्या कहूं, जिसका नाम ही स्वेच्छा है। स्वेच्छा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को। और मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग बहुत महान कवित्री और कवि यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों के सामने मतलब मैं अपना गीत और कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ इम्प्रूव करने के लिए खामियां वगैरह मिले तो मुझे बताइएगा। और रियली तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया। और मैं योग से जुड़ी हुई हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो योग से जुड़े, संस्कृति से जुड़े। तो कविताएं भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को उजागर करती हैं।
और योग के माध्यम से भी हम भारत की संस्कृति को एक्चुअली पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं। तो ये दोनों माध्यम हैं। और मेरा ये जो प्रथम गीत है वो एक्चुअली कह सकते हैं कि नई सदी की नई कविता, क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको खुद ही कभी कभी अपने अंदर झांक के उन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। और मैं सारे नौजवानों को बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये समय भी गुजर जाएगा। तो अगर वो किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो ये समय भी गुजर जाएगा। इसी से प्रेरित एक गीत है। बहुत छोटे छोटे गीत हैं मेरे दोनों, बहुत छोटे हैं, तो मैं उनको मैंने धुन बनाई है। जब तुम अपनी धुन खुद बनाते हो तो तुम कहीं भी रुक के उसको चेंज कर सकते हो, आप किसी और की बनी हुई धुन को उतना बदल नहीं सकते। तो मैं शुरुआत करती हूँ। अ, अ, जीवन में मुश्किलें हुई तो क्या हुआ भला। तो मैं इसको आपको गा के सुनाती हूँ। जीवन में मुश्किलें हुई तो क्या हुआ भला। हाँ, जीवन में मुश्किलें हुई तो क्या हुआ भला। हमको नहीं गिला जरा इस बात का हुआ। जीवन में मुश्किलें हुई तो क्या हुआ भला। चांद छुप गया है आज बादलों के बीच। चांद छुप गया है आज बादलों के हमारा बीच। मौसम सुहाना आएगा। रिंकू मौसम मौसम सुहाना आएगा। निकलेगा चांद जीवन में मुश्किलें हुई तो क्या हुआ भला। छाँव नहीं धूप सही सर पर पड़ी है आज। छाँव नहीं सही अंधारा पड़े पर पड़ी सारी है अंधारी आज। देखो सवेरा आएगा। आ, देखो सवेरा आएगा। बस करो विश्वास। जीवन में मुश्किलें हुई तो क्या हुआ भला। क्या हुआ भला।
क्या हुआ भला। ના એ બધું નક્કી ના હોય કે તો પહોંચી ગયો તો પહોંચી ગયો એવું છે. थैंक यू। मैं अभी एक नारी के ऊपर छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बहुत छोटी है। क्षमा प्रार्थी, किसी का माइक ऑन है? नीलम जी आवाज आ रही है बहुत पीछे। कृपया किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दें, हस्तक्षेप हो रहा है, प्लीज। श्यामी का शायद माइक ऑन है। I think host can कृपया बंद कर दें mute this. हाँ, होस्ट श्यामी का होस्ट बंद तो कर। म्यूट कर सकते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इतनी डिस्टरबेंस है। प्लीज। तो श्यामी का म्यूट करना पड़ेगा, XIAMI। तो मैं अभी अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि काफी इस सदी की, मतलब ये नई सदी की नई कविता कह सकते हैं इसको। मैं सभी बंधनों से मुक्त एक उन्मुक्त आवाज हूं। मैं स्वेच्छा सभी बंधनों से मुक्त एक उन्मुक्त आवाज हूं। मैं आज की नारी हूं। मैं आज की नारी हूं, मुझे बांधना मत, मैं आजाद हूं। मैं सभी बंधनों से मुक्त एक उन्मुक्त आवाज हूं, मुझे बांधना मत, मैं आजाद हूं। मैं नारी हूं लेकिन अबला नहीं। अपना बोझ अपने कंधों पे उठाने में मैं एक सक्षम जाबाज हूं। मैं आज की नारी हूं, मुझे बांधना मत, मैं आजाद हूं। मेरी मजबूती मेरे अपने विचारों में है। मेरी मजबूती मेरे अपने विचारों में है। मेरी मजबूत जिंदगी का मेरी मजबूत जिंदगी क्या मैं खुद एक मजबूत आधार हूं। मुझे बांधा मत, मैं आजाद हूं। मैं आज की नारी हूं, मुझे बांधना मत, मैं आजाद हूं। मेरी मजबूती मेरे अपने विचारों में है। मेरी मजबूत नींव का मैं खुद एक मजबूत आधार हूं। मुझे बांधना मत, मैं आजाद हूं। मैं सभी बंधनों से मुक्त एक उन्मुक्त आवाज हूं। मुझे बांधना मत, मैं आजाद हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और रियली आई एम सो ग्रेटफुल नीलम जी। सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने ज्ञानी कवि हैं यहाँ पर, तो मतलब रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट वंदना। आप म्यूट पर है नीलम जी, आप म्यूट पर है नीलम जी। अच्छा, वो मैं बोले जा रही थी, सॉरी। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वेच्छा जी, कि आपकी नई सदी की नई कविता बिल्कुल हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक कर गई है। और मेरा अनुरोध है कि हमारी दूसरी विशिष्ट अतिथि जो है उषा रानी राव जी, उनको आप उनका परिचय सुनकर जाएं। और और ये तो मैं जानती हूँ कि जब आपको योग के बारे में बातें करने बुलाया था हमने पटल पर, तो आपने इतना गहन भाषण जो दिया था, सूचनाएं दी थी हमको, तभी हम चकित हो गए थे। तो जो आपकी योग के गीत में जो विश्व प्रसिद्ध हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। थैंक यू सो उषा जी मच से परिचय सुने जी। बहुत अच्छा और ये लगा। उषा जी को हमने विशेष रूप से इसलिए बुलाया है कि बहुत अच्छी कवित्री है। आप बाद में वीडियो देखिए इनका,
तो और जो हमारी जो सभी कवित्रियां हैं, सभी उभरती हुई कवित्रियां हैं। तो आज मैंने उनको विशेष रूप से आमंत्रित इसलिए किया है कि वो उनको बताएंगी कि किस तरह से क्या कमी रह गई और क्या हमें अपनी कविता में गहराई लानी चाहिए, क्योंकि आजकल तो सब काव्य वंश बन रहे हैं, सभी कविता लिख रहे हैं। ऐसी भीड़ में अच्छी कविता कैसे लिखी जाए? तो निशा निशा चंद्र जी से आग्रह करूंगी कि वो उषा रानी जी का परिचय दें। स्वागत है उषा रानी राव जी का। डॉक्टर उषा रानी राव प्रतिष्ठित लेखिका, कवियत्री व अनुवादिका हैं। बेंगलोर में बाल्डविन महिला महाविद्यालय में हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। अनेक काव्य संग्रह, लेखों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उषा जी ने बहुत सारी पुस्तकों का भी अनुवाद किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविता, लेख आदि प्रकाशित होते रहते हैं। अनेकों पुरस्कार से सम्मानित हैं, जिसमें साहित्य भूषण सम्मान 2024 दिल्ली में मिला, साहित्य गरिमा सम्मान, अग्निशिखा साहित्य गौरव सम्मान प्रमुख है। परिचय बहुत विस्तृत है, पर समय की मर्यादा देखते हुए सब कुछ यहाँ बताना संभव नहीं है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उषा रानी राव जी को। निशा जी अभी आमंत्रण नहीं दे रहे, सिर्फ हम तालियां से अच्छा। स्वागत करेंगे उनका विशिष्ट के रूप में। हार्दिक आभारी हूँ आदरणीय नीलम दीदी, मैं आपको दीदी ही कहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी के गुजरात इकाई से जुड़कर, और आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी और जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सभी को सादर नमस्कार कहती हूँ। चलिए, मैं तो यह समझ बैठी थी, अभी मैं कुछ सुनाऊं या बाद में सुनाऊं? बाद में सुनाइए और अपना टिप्पणी भी दीजिए कविताओं पर। अवश्य ठीक है, अवश्य अवश्य। तो आपकी अनुमति और संजीव जी की अनुमति से मैं काव्य पाठ आरंभ करा रही हूँ। ठीक ठीक। तो मैंने अभी थोड़े पिछले वर्ष एक कहानी संग्रह संपादित किया था, गुमशुदा क्रेडिट कार्ड्स। तो उसमें हमारी देश की 50 वर्ष की आयु के लगभग जो लेखिकाएं हैं, उनकी कहानियां थी। और इससे पहले जैसे आप साहित्य से जुड़ी हुई हैं, हिंदी साहित्य से, तो हमारी कहानियों में जो है, जो नायिका है, कोई प्रोफेशन में होती थी, ये प्राध्यापक है, डॉक्टर हैं या क्लर्क है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती थी, उनकी हॉबी कोई होती होगी। लेकिन इस संग्रह मुझे ताज्जुब हुआ, इस पीढ़ी ने ऐसे पात्र खड़े किए जो हमारे समाज का वामा संस्कृति का हिस्सा है। कोई पेंटर है, कोई डॉक्टर नहीं सॉरी कोई हैंडीक्राफ्ट मेकर है, कोई चित्रकार है, कोई गजल सिंगर है, और कोई समाज सेवक है। ये सब उनके कैरियर्स है। तो ये तो फिर मैंने, जब रिंकू शर्मा जी बड़ौदा से हैं, जिनका परिचय मुझे रचना कुलश्रेष्ठ है, पब्लिशर है यहाँ जयपुर की, रचना कृति उनका पब्लिकेशन है। तो वो संजीव जी से टिप्स लेंगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए, खैर वो अलग बात है। तो इनसे इनका मेरा जब परिचय हुआ तो मैंने तो बताने लगी कि मैं जयपुर गई थी हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग लेने। तो मेरे कानों को बड़ा मतलब सुकून मिला या चौंकी कि एक वामा संस्कृति का एक पक्ष ये भी है कि वो हमारे जो कार्यक्रम में 2 डॉक्टर्स जुड़ी हुई हैं, तो उनको हम पहले समय से दे रहे हैं, क्योंकि रिंकू जी अपने क्लिनिक से जुड़ी हैं। और दूसरी है हमारी मनीषा सक्सेना जी, डॉक्टर मनीषा सक्सेना, तो इनको हम पहले समय दे देंगे, जिससे ये अपना अपना काम संभाल सके। तो इनका जो परिचय मैं दे रही हूँ, इनकी ये है डर्मेटोलॉजिस्ट, वैसे आप समझ ही गए होंगे हेयर ट्रांसप्लांट से। और दूसरी मनीषा जी हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यानी बाल शिशु रोग विशेषज्ञ। तो डॉक्टर रिंकू शाह की पढ़ाई विज्ञान और चिकित्सा की हुई, परंतु भाषा के प्रति उनका प्रेम पहले उंगली पकड़कर उन्हें गुजराती की ओर ले गया, फिर धीरे धीरे हिंदी और हिंदुस्तानी की तरफ तक ले आया। त्वरा एक एहसास इनका कविता संग्रह है, 2 कॉफी टेप भी प्रकाशित हो चुकी है, और उनका साझा संग्रह कुछ पाक्षिक कविता और कहानी संग्रह में भी इनकी कहानियां कविता आ चुकी हैं। और ये बहुत से ऐप पे एक्टिव है, योर कॉट, इंस्टाग्राम हैंडल, त्वरा राइटिंग, कुछ भी ये इन सब में एक्टिव है बिल्कुल। तो एक मैं रश्मि रमानी की कविता पढ़ना चाह रही हूँ। रश्मि रमानी जी सिंधी कवि हैं और बड़ी जानी मानी अब तो
प्रतिष्ठित हो चुकी है, लेकिन ये बहुत पुरानी उनकी पंक्तियां हैं। औरत को पता नहीं कितना ज्यादा कह जाती है उसकी चुप्पी, आखिर संसार की सबसे अच्छी कविता है। और चलिए, तो फिर हम इसी कविता के बारे में और भी कुछ बातें डॉक्टर रिंकू शाह जी सुनेंगे। बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, रिंकू जी आए। शुक्रिया नीलम जी। जी और आप सभी का शुक्रिया मुझे चुनने के लिए और बुलाने के लिए। मैं अपनी पहली कविता आप सबके सामने रख रही हूँ। कविताएं हमको लिखती हैं, कविताएं हमको लिखती हैं, जैसे लिखती है नियति हमारा भविष्य। जैसे पंछी लिखते हैं घरौंदा आसमान में, जैसे कुम्हार मिट्टी पर लिख लेता है संसार। जैसे रंगों को तरंगों को लिख जाता है रंगसाज, वैसे ही कविताएं लिख लेती हैं हमें अपने शब्द शब्द में, अपने लय विलय में, अपने आरोह अवरोह में, अपने होने न होने में कविताएं हमको लिखती हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। और आज की थीम पर शब्दों का सुंदर चयन मैम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, वाह वाह। थैंक यू। अब दूसरी कविता है जो आज के टाइटल पर है, नई सदी की नई कविता। वो अब आंख झुकाकर नहीं कंधा मिलाकर चलती है, वो अब आंख झुकाकर नहीं कंधा मिलाकर चलती है, वो अब रो रो कर नहीं सोच समझ कर जीती है, वो अब डर कर रुकती नहीं हिम्मत का पाठ पढ़ाती है, वो अब बहस में आवाज नहीं अपनी दलीलें तेज करती हैं, वो अब किसी की रेखा छोटी नहीं बस अपनी लंबी करती है, फिर भी कठोर नहीं होती पंखुड़ियों से खुलती हैं। सुन लो दोस्तों मेरे, ये नए जमाने की कविता है, खुद सूरत से उगती है, सबको एक साथ लेकर चलती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रिंकू जी, बहुत कोमल सी कविता है आपकी, और ऐसे ही आप खूब खूब लिखती रहे, हमारी शुभेच्छा। और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अलका सिंगतिया जी, वो जुड़ चुकी हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार अलका जी। जी नमस्ते नीलम जी, और हमारी जितनी प्यारी कवियत्रियां जुड़ी हैं सबको नमन। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारा परिवार अवसा का बन रहा है वामा, मतलब अंतरराष्ट्रीय वामा साहित्य। जी मैं हाँ, वीडियो ऑन नहीं किया मैंने, बहुत सारा तेल थोप रखा है। अच्छा, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ी देर में एक बार कर लेती हूँ, लेकिन अभी आप सबको सुन रही हूँ मैं तो कुछ अच्छा करते करते, पर अच्छा लगता है क्योंकि नीलम जी आपकी सक्रियता देख करके आपको बहुत बहुत नमन। और बहुत सुंदर कविताएं आपके, हमेशा आपके संचालन में बहुत सुंदर कविताएं सुनने को मिलती हैं। तो जरूर, और हम नए नए कार्यक्रम भी करते रहेंगे, और हमारे डॉक्टर साहब तो जुड़े हुए हैं ही। और हाँ, मौका मिलेगा तो वीडियो या वीडियो के बिना, पर पहले सबको सुनूंगी, बाद में लगेगा तो कविता सुना दूंगी जी। तो बहुत 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 बधाई आप लोग को। भरूच से जो जुड़ रही हैं डॉक्टर मनीषा सक्सेना जुड़ चुकी हैं, ये भी हरफन मौला हैं और इनके लेखिका हैं, उपन्यासकार हैं। इनके अंग्रेजी उपन्यास नेटल फॉल्ट एंड द ब्लू जीन्स जो बेस्ट सेलर थ्रिलर है। जी हाँ, थ्रिलर जरा हिंदी में कम लिखे जाते हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छे थ्रिलर लिखे हैं। इनकी कविताएं लेख टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक ट्रैवलर मैगजीन में प्रकाशित हुई हैं। और जाहिर है ऐसी महिला सम्मानित तो जगह जगह हुई होंगी, लेकिन खास बात इनकी ये है कि अहमदाबाद, पूना, एमिटी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में ये आमंत्रित हुई हैं। तो बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर मनीषा सक्सेना जी। नमस्कार डॉक्टर संजीव, नीलम जी, निशा जी और उषा जी, और यहाँ पे सभी
गणमान्य कवित्रियों और जितनी भी सभी लोगों को सादर नमस्कार। स्वागत सबसे है पहले मैं मनीषा। आप सबको, हाँ देखिए, आपसे बस एक छोटी सी मुलाकात थी, शायद कुछ चंद मिनटों की मुलाकात थी, और देखिए एक संबंध सा जारी हो गया। यही वक्त की नजाकत है। हाँ, शायद बस कुछ मिनटों के लिए हम अहमदाबाद में मिले थे और फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबसे, इतने विदुषी महिलाओं से एक ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आप सबसे हम जुड़ सकते हैं, और अच्छा लगता है क्योंकि देखिए हर आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन एक ये इस तरह की जो हॉबी है और हम लिटरेचर को या किसी भी आर्ट्स को हम प्रमोट करते हैं तो बहुत अच्छी। तो जैसे इजाजत दें तो कविता शुरू करें या फिर बिल्कुल बिल्कुल करिए जी। तो आज मैं दो माइक म्यूट जी क्या जी माइक म्यूट कर दीजिए निशा। ठीक है अच्छा, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना? ओके हाँ। तो आज मैं दो कविताएं अपनी पेश कर रही हूँ। एक स्वतंत्रता पर है। अब अगस्त में हमारी स्वतंत्रता को 77 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन अब भी लगता है कि शायद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो एक सपना था वो कभी कभी लगता है वो सही मायनों में वो पूरा हुआ या नहीं। तो इसी कुछ सवाल को लेकर के, कुछ विचारों को लेकर के एक कविता मैंने कुछ वर्ष पूर्व स्वतंत्रता दिवस पर लिखी थी, जो आप सबके समक्ष में पेश कर रही हूँ। आज फिर एक बार तिरंगा लहराया, आज फिर एक बार तिरंगा लहराया, उल्लास से गूंज उठा देश सारा। प्रकृति ने भी रंग बिछाए, प्रकृति ने भी रंग बिछाए, कारे बदरा उमड़ के आए। अगस्त के महीने में स्वतंत्रता होती है जनरली, बारिश का मौसम है। स्मरण हो आए वो वीर जवान, हुए थे जो देश पर कुर्बान। उनका साया फिर पूछ गया, उनका साया फिर पूछ गया, संभाल ली आजादी तुमने? है क्या सब खुशहाल स्वतंत्र? भेद तो नहीं हिंदुस्तान में अब? क्या हर नारी है स्वतंत्र? ऊंच नीच तो नहीं है अब? दूर क्षितिज को देखकर, दूर क्षितिज को देखकर मौन रह गई मैं तब। मस्तिष्क पटल पर घूम गए, मस्तिष्क पटल पर घूम गए मानव बदहाली के कुछ क्षण। धर्म जाति के भेदों ने अब भी है हमें बांटा, दरिद्र धनाटे के बीच की खाई अब तक सिमट न पाई। सीमा रंगी है आज भी शहीद सैनिकों के खून से, उलझी है नारी अब भी उन्मुक्त या विमुक्त सी उधेड़बुन में। कुछ खोया कुछ पाया हमने, कुछ खोया कुछ पाया हमने, पर पूर्ण ना हुई आजादी अब तक। चलो मिलकर प्रण करें, चलो मिलकर प्रण करें, सामाजिक स्वतंत्रता पूर्णतः लाएं। हो सभी जहां खुशहाल स्वतंत्र, फिर एक बार तिरंगा लहराए, स्वतंत्रता का उल्लास मनाएं। जय हिंद। तो ये थी मेरी पहली कविता स्वतंत्रता। और अब एक छोटी सी, धन्यवाद धन्यवाद, एक छोटी सी कविता और है वक्त पर, क्योंकि वक्त हर वक्त फिसलता रहता है, रेत सा फिसलता रहता है, और बस अच्छा वक्त रहे सबका, यही आशा है। वक्त, ये वक्त की रफ्तार, ये तेजी रोक पाया न कोई कभी। वक्त बेवक्त थाम न सका कोई, तभी तो रोज रोज वेग से चलता जा रहा, सूरज की तपती धूप सा भरता अट्ठास बेबस पर दंभी को भी मूर्छित करता। वक्त भरता अट्ठास बेबस पर दंभी को भी मूर्छित करता। इसे क्या वास्ता, इसे क्या वास्ता अधूरी कहानियों से। कितने लोगों की कहानियां वक्त में जिंदगी के कुछ ही क्षण रह जाते हैं, कहानियां अधूरी रह जाती हैं। तो इसे क्या वास्ता अधूरी कहानियों से, यह तो चंचल प्रवाह से बहता रहता। न हो निराश नर तुम, न हो निराश नर तुम, क्योंकि वक्त है तो ही आशा है, कि वक्त
कभी अच्छा भी होता है। धन्यवाद। तो ये थी एक छोटी सी कविता, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, ये मंच देने के लिए, आप सबसे जुड़ने के लिए। आप सबके बहुत आभारी। सुंदर प्रस्तुति मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। नहीं, आपको बहुत सुंदर कविताएं सुनाई, और मतलब जो खूबसूरत जो भावना है आपकी, वो हमारे जीवन में अच्छाई लाए, शुभ रहे जीवन। बहुत अच्छी सुंदरता से प्रस्तुतिकरण है आपका, बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी। जी जी। अब हमारे सामने जो काव्य पाठ करेंगी वो है दिव्या विधाड़ी जी। तो आजकल जो आपने देखा ही है कि अभी जो हाथरस कांड हुआ है, सब आहत हुए हैं, कितने लोग मरे हैं। तो उसमें क्या है कि ये महिलाएं भी बहुत मरी हैं। और मैंने फेसबुक पे ये देखा था कि बहुत सी जो महिलाएं हैं, अपनी कवित्रियां, उन्होंने कुछ इस तरह की कविता लिखी, उसमें ये बात इंगित की गई है कि घर गृहस्थी संभालते हुए भरे पूरे परिवार में भी स्त्रियां बहुत अकेली हो जाती, इसलिए वो बाबाओं की शरण में जाती है, क्योंकि वहां से उपेक्षित है, अकेलापन उन्हें बाबाओं की तरफ धकेलता है, और वहां भी बेचारी नष्ट हो जाती है। तो इसी बात पे एक मैं मिर्जापुर की कवित्री है डॉक्टर रंजना अग्रवाल, उनकी कविता पढ़ना चाह रही हूँ मैं। महिलाओं के हिस्से ही क्यों आए, वो मांगती रही मन्नतें, करती रही व्रत, अपनी और अपनों के लिए वो छली जाती रही अपनों से, साधुओं और मौलवियों से रौंदी जाती रही, अंधविश्वास के खेमों में एक चुटकी मिट्टी के लिए मिट्टी होने तक। तो ये जो है अकेलापन, ये आज भी नई सदी में भी जो महिलाएं अपना कार्य नहीं कर रही, अपना कोई जिनका व्यवसाय नहीं है, कोई शौक नहीं है, वो बहुत बुरी तरह झेलती है। तो हमारी जो दिव्या विधानी है, ये बहुत छोटी छोटी कविताएं, बड़ी मर्म स्पर्शी कविताएं लिखती हैं। इनका परिचय दे दूं, ये स्नातक हैं, पत्रकारिता और प्रूफ रीडिंग में सर्टिफिकेट कोर्स किया है। और एक बात बता दूं, मैं जितनी महिलाओं से मैं मिली हूँ जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री पत्रकारिता में हासिल की है, वो कोई पत्रकारिता नहीं करती। पता नहीं मैं कैसे इस क्षेत्र में आ गई थी। तो इन्होंने 3 साल अनुवाद कार्य किया है अंग्रेजी से गुजराती। आकाशवाणी में बतौर कैजुअल अनाउंसर 5 वर्ष तक रही हैं, और इनकी सिंधी पत्रिकाओं में साझा कविता संग्रह में कविता प्रकाशित हो चुकी है। हम इनके पीछे पड़े रहते हैं कि जल्दी एक पुस्तक प्रकाशित करें। तो अब मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ दिव्या विधानी जी को। आप सभी को प्रणाम। नीलम जी, निशा जी, बहुत शुक्रिया, और वामा मंच का शुक्रिया मुझे ये अवसर देने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ये फैन बंद कर दूं? फैन बंद कर दूं क्या? फैन की वजह से ऐसा तो नहीं, आवाज नहीं आ रही है? नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा। आवाज आ रही है मेरी? मुझे तो आ रही है बिल्कुल। आपकी आवाज स्पष्ट है मैम, स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। ओके, हाँ। तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और मैं अपनी गजल के 2 शेर सुनाऊंगी, उसके बाद 2 कविताएं सुनाऊंगी। तो मतलब पेश है। ये जो तकदीर हाथों पे खुदा तुमने बनाई है, ये जो तकदीर हाथों पे खुदा तुमने बनाई है, वहां रेखा मोहब्बत की नजर एक भी न आई है। अगला शेर है। मोहब्बत की कभी जो बात निकली तो लगा है यूं, मोहब्बत की कभी जो बात निकली तो लगा है यूं, किसी ने खट्टे फल वाली कहानी फिर सुनाई है, किसी ने खट्टे फल वाली कहानी फिर सुनाई है। अब एक 2 छोटी सी कविताएं हैं। कविता का शीर्षक है गांठ, नॉट। जब भी कोई कीमती चीज खो जाती, दादी अपने दुपट्टे में गांठ बांधकर उस चीज के मिलने की दुआ करती। जब भी कोई कीमती चीज खो जाती, दादी अपने दुपट्टे में गांठ बांधकर उस चीज के मिलने की दुआ करती। मैंने भी अपने दुपट्टे में गांठ बांधी है, मैंने भी अपने दुपट्टे में गांठ बांधी है,
कि खो गई है मेरी परछाई तेरी परछाई की आड़ में चलते चलते, कि खो गई है मेरी परछाई तेरी परछाई की आड़ में चलते चलते। और एक दूसरी कविता है, शीर्षक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। मेरा अनुरोध है, हेलो दिव्या, वो हाँ शून्य वाली कविता। हाँ, दो पढ़ लेती, ये भी एकदम छोटी हाँ सी है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इंद्रधनुष। जिस खिड़की से दिखाया गया था प्रेम, जिस खिड़की से दिखाया गया था प्रेम, उस खिड़की पर लगे थे पूर्वाग्रह और धारणाओं के जाले। जिस खिड़की से दिखाया गया था प्रेम, उस खिड़की पर लगे थे पूर्वाग्रहों और धारणाओं के जाले। अब जबकि समय और समझ ने साफ कर दिए हैं वो जाले, अब जबकि समय और समझ ने साफ कर दिए हैं वो जाले, अब उसी खिड़की से दिखता है साफ साफ, अब उसी खिड़की से दिखता है साफ साफ 6 रंगों वाला इंद्रधनुष। 6 रंगों वाला इंद्रधनुष, यानी जो एक प्यार का रंग था वो कहीं खो गया। आप जो बोल रहे हो वो कविता का शीर्षक है इंतजार। अक्सर बेखबरी में किचन प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं दूध, पानी, हल्दी, मसाले, आटा। अक्सर बेखबरी में किचन प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं दूध, पानी, हल्दी, मसाले, आटा, और फिर उंगली से बनाई जाती है उन पर अलग अलग आकृतियां, और फिर उंगली से उन पर बनाई जाती हैं अलग अलग आकृतियां। पर आजकल कोई आकृति नहीं बनती, बस एक धरतीनुमा गोलाकार बनाकर छोड़ दिया जाता है। बस एक धरतीनुमा गोलाकार बनाकर छोड़ दिया जाता है। विज्ञान में पढ़ा होगा कभी कि धरती अपनी धुरी पर घूमते हुए फिर वहीं लौटती है। विज्ञान में पढ़ा होगा कभी कि धरती अपनी धुरी पर घूमते हुए फिर वहीं लौटती है, तो शायद इंतजार होगा उसका कि जो कभी था ही नहीं, तो शायद इंतजार होगा उसका कि जो कभी था ही नहीं। मर्म बहुत स्पर्शी। दिव्या जी, बहुत सुंदर अर्थ लिए आपकी प्यारी सी कविताएं हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अब मैं एक पंक्ति पढ़ रही हूँ। मेरी पीड़ा प्यार हो गई, पतझड़ आज बहार हो गई। ये जो कविता है, तो ये जो है गुजरात की प्रथम कवित्री थी, कुमारी मधुमालती थी, गुजराती भाषी थी। उनकी ये कविता है, और सच में उन्होंने अपने जीवन में ये प्रमाणित करते हुए दिखाया। क्योंकि 1947 में जब उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो 80 वर्ष तक जिंदा रही और पूरा बिस्तर पे रही। बिस्तर से मतलब घर में रहती थी, और तरह तरह की बीमारियों उन्होंने घेर लिया था। एक एक सांस जो था ना, उनके लिए संघर्ष था। उसके बीच में उन्होंने मोती से अक्षरों में हिंदी लिखकर बहुत कविताएं लिखी। तो वो, मैं जब बड़ौदा रहती थी तो मैं हर महीने उनसे मिलने जाती। और आपने सिर्फ आध्यात्म का नाम सुना होगा या गुरु बाबा, ये सब देखे होंगे, लेकिन आध्यात्म का वो जीता जागता स्वरूप थी जो हमारा भारतीय आध्यात्म है। मतलब वो अपने को संभाल कर दुनिया को बहुत कुछ देखी, और वो एक बहुत उदाहरण है। जब हम भी कोई संघर्ष हमारे सामने आता है तो हम उन्हें याद करते हैं। ऐसी ही हमारी पूर्वी शुक्ला जी हैं, उतनी तो नहीं, लेकिन वो अपनी बीमारी के बारे में खुद बताएंगी। लेकिन बहुत अच्छी कवित्री है, और वो एक उदाहरण है। उत्कट जिजीविषा जिसे बोलते हैं, उसका उदाहरण है। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। इनका ये जो है हिंदी गुजराती दोनों भाषाओं में लिखती हैं, और इनका गुजराती गजल संग्रह उड़ान प्रकाशित हुआ है, और प्रस्तुत गजलें इनकी हिम्मत और हौसले को बयान करेंगी। तो इनसे परिचय हमारा कराया था तृप्ति अय्यर जी ने, तो उनको भी धन्यवाद देते हुए मैं पूर्वी शुक्ला जी को आमंत्रित कर रही हूँ। आइए पूर्वी जी, अपनी कविता सुनाएं।
पूर्वी जी, माइक अपना मोबाइल नीचे करें, आपका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। हेलो पूर्वी जी, पूर्वी जी। जी मैम। ये आपका मोबाइल थोड़ा नीचे करें, या अपने को ऊंचाई पे थोड़ा बिठाएं, तब दिखाई देगा। या नीचे अपना क्वेश्चन वगैरह लगा लें कुर्सी पर। हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हाँ, अब दिखाई दे रही है बहुत अच्छी तरह। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। ठीक है, थोड़ा सा और। हाँ बस, अब ठीक है, अब ठीक है। गुड गुड। मेरी आवाज हाँ जी, सुनाई दे रही है आवाज दीदी? आवाज। हेलो जी सुनाई दे रही है मैम, पूर्वी मैम सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है? ठीक है ठीक है। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सबको। आज मैं रचना जो सुनाने जा रही हूँ उससे पहले एक बात कहना चाहूंगी। एन्यूरिज्म के ब्रेन सर्जरी के बाद लेफ्ट साइड पैरालिसिस होने से जो डिसेबिलिटी आई, उससे जो कलम आज तक मेरे लिए एक शौक था, वो अब मेरे लिए जीने का सहारा बन गए। उसके ऊपर एक रचना लिखी है, वो आज मैं पेश करूंगी। उसके बाद मैं निजी तौर पे मेरे जो पसंदीदा कविता है वो सुनाऊंगी। पेश है गजल कलम, शीर्षक है कलम। हाथ हाथ जबी से उठाई है मैंने कलम, हाथ जबी से उठाई है मैंने कलम, ना तभी से मेरे डिगे, ना तभी से डिगे है मेरे कदम। जिंदगी दे रही थी पीड़ा बहुत, जिंदगी दे रही थी पीड़ा बहुत, शब्द भरते गए मेरे जख्म, शब्द भरते गए मेरे जख्म। वक्त लाख कोशिश करे हराने की, वक्त लाख कोशिश करे हराने की, शब्द बन जाएंगे मेरे मरहम, शब्द बन जाएंगे मेरे मरहम। 7 जन्मों का साथ मेरा है, 7 जन्मों का साथ मेरा है, काश उसको लूंगी मैं फिर जन्म, काश उसके लूंगी मैं फिर जन्म। आप जो भी समझे वो ठीक है, आप जो भी समझे वो ठीक है, शब्द है प्रीत वही मेरा धर्म, शब्द है प्रीत मेरी वही मेरा धर्म। चलती रहेंगी यूं ही मेरी कलम, चलती रहेंगी यूं ही मेरी कलम, कर रही आप सबकी यूं ही रहम। शुक्रिया। अभी मेरी एक दूसरी रचना है जो मुझे निजी तौर पर मुझे खुद को बहुत पसंद है, जो सबसे पहली मेरी हिंदी की रचना है। उसका शीर्षक है हौसला। पंखों में कहाँ जान होती है, पंखों में कहाँ जान होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है, पंखों में कहाँ जान होती है, हौसले से ही उड़ान होती है। टूट जाते तो भी सपने देखती, टूट जाते तो भी सपने देखती, ये आंखें ये आंखें ये आंखें भी नादान होती है। लाख कोशिश करो हराने की, लाख कोशिश करो हराने की, पर गजलों को भी जुबान होती है, पर गजलों को भी जुबान होती है।
सबके चेहरे उतर गए तब, सबके चेहरे उतर गए तब, जब गम पर होठों पर मुस्कान होते हैं। लिखने से तारीफें बढ़ेंगी जानती हूँ, लिखने से तारीफें बढ़ेगी जानती हूँ, पर ये उंगली अनजान होती है। शुक्रिया। अद्भुत अद्भुत मैम, बहुत आपने सुंदर। हाँ आपने स्तब्ध कर दिया, मौन कर दिया पूर्वी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही कलम आपका साथ देती है और आप कलम का इस बहुत जज्बे को बहुत सलाम नीलम जी, बहुत ये जो जज्बा है इनका, इसको हम सलाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मधुमालती चौकसी का मैं आप भेजूंगी लिंक, उनके बारे में लिखा है। तो आप तो उस हाँ, गुजराती महिला को ना क्या कहेंगी, उनको हाँ। हिंदी केंद्रीय निदेशालय पुरस्कार मिला था। अरे वाह, बहुत महिला अच्छा, दर्शक जरूर कुटुंब भेजिएगा, था और जरूर तड़प के भेजिएगा। रहती थी। जी जी। और और जो आपने देखा होगा कि एक बीच में हमारी कवित्री बार बार कमेंट कर रही थी और बिल्कुल शाबाशी दे रही थी, कभी कुछ, वो हैं वंदना कमलेश पंचाल जी। तो आप समझ गए होंगे कि ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये गांधीनगर से आज जुड़ी हैं, हिंदी शिक्षिका और विभागाध्यक्ष है, डिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल गांधीनगर की। इनके 2 हाँ, काव्य संग्रह प्रकाशित है गुजरात साहित्य अकादमी के अनुदान से। इनका नाम है उम्मीद के सुमन खिलने दो, करनी है तुमसे कुछ बात, बाल गीत संग्रह है। तो मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ वंदना जी को आमंत्रित कर रही हूँ और ये हमें बड़ी तुलसी के साथ कोई ना कोई कविता सुनाएंगी। और सबसे खुशी की बात है, आज हमारे बीच में 20 लोग हैं हम लोग साथ में, कवित्रियों के अलावा मेहमान हैं, उन सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। जी आइए वंदना जी। यस यस, नमस्ते। सभी को मेरा नमस्कार। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, संजीव सर, नीलम मैम, निशा मैम, उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा वंदन। मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी कविता बताती हूँ। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? कहीं से आवाज आ रही है। बाकी लोग म्यूट कर दें, कोई हाँ। दीप्ति जी है, उनका शायद ऑन है। माइक म्यूट हो जाए तो ठीक रहेगा। दीप्ति जी, क्या आप अपना माइक म्यूट कर सकती हैं? जी ओके, चलिए। तो मेरी नीलम जी, ये आवाज आ रही है कहीं से? नीलम जी, आपकी तरफ जी से कृपया भी सब लोग आप माइक ऑफ कर दें, नहीं तो प्लीज संजीव डॉक्टर प्लीज साहब। माइक ऑफ कर दें। दीप्ति जी का ही माइक ऑन लग रहा है। मेरी कविता का शीर्षक है ज्ञानदा। ज्ञानदा पर्यायवाची शब्द है माँ सरस्वती का। और मेरी ये कविता चुनी गई थी, तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। सरस्वती माँ खुद अपने बारे में बता रही है कि वो कौन है, तो हम बच्चों को भी बताते हैं स्कूल में। मैं ज्ञान हूँ, विज्ञान हूँ, विद्या का मैं वरदान हूँ। मैं ज्ञान हूँ, विज्ञान हूँ, विद्या का मैं वरदान हूँ। मैं नृत्य में, संगीत में, शिक्षा के हर एक गीत में। मैं नृत्य में, संगीत में, शिक्षा के हर एक गीत में। मैं ज्ञान गंगा धार हूँ, बुद्धि का मैं विस्तार हूँ। शहनाई की हर सुर में, वीणा की हर एक तार में। शहनाई की हर सुर में, वीणा के हर एक तार में। मैं धैर्य हूँ, सदाचार हूँ, मैं आपका सद्विचार हूँ। मैं धैर्य हूँ, सदाचार हूँ, मैं आपका सद्विचार हूँ। मुझे जान लो, पहचान लो, जीवन का मैं ही सार हूँ। मुझे जान लो, पहचान लो, जीवन का मैं ही सार हूँ। वेदों के हर एक श्लोक में, ज्ञान की हर ज्योत में। वेदों के हर एक श्लोक में,
ज्ञान की हर ज्योत में ढूंढो मुझे मिल जाऊंगी, प्रज्ञा के हर आलोक में ढूंढो मुझे मिल जाऊंगी, प्रज्ञा के हर आलोक में। मैं भूत हूँ भविष्य हूँ, मैं आपका वर्तमान हूँ, मैं भूत हूँ भविष्य हूँ, मैं आपका वर्तमान हूँ, मैं सत्य हूँ निष्ठा हूँ, मैं ही प्रेम और सम्मान हूँ, मैं सत्य हूँ निष्ठा हूँ, मैं ही प्रेम और सम्मान हूँ, मैं आस हूँ प्रयास हूँ, मैं ज्ञान का उजास हूँ, मैं आस हूँ प्रयास हूँ, मैं ज्ञान का उजास हूँ। असफल को जो सफल करे, मैं वो कठिन अभ्यास हूँ, असफल को जो सफल करे, मैं वो कठिन अभ्यास हूँ। विद्यालय ही मेरा वास है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, विद्यालय ही मेरा वास है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है। मैं साथ हूँ उसके सदा, जिसे मुझ पे पूर्ण विश्वास है, मैं साथ हूँ उसके सदा, जिसे मुझ पे पूर्ण विश्वास है, जिसे मुझ पे पूर्ण विश्वास है, जिसे मुझ पे पूर्ण विश्वास है। एक छोटी सी और एक रचना प्रस्तुत करके मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। एक गीत है। तुम चंदा मैं हूँ चकोरी सजना, तुम पतंग मैं हूँ डोर सजना, तुम चंदा मैं हूँ चकोरी सजना, तुम पतंग मैं हूँ डोर सजना, तुमसे ही खुशियाँ जीवन की। कृपया माइक म्यूट कर दें, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये किसी का माइक ऑन है नीलम जी? हाँ, दीप्ति जी का है, दीप्ति जी कौन का। है? मैं थोड़ा सा नहीं कर पाती मैम, थोड़ा। हाँ हाँ, किसका माइक ऑन है? प्लीज बंद करें। दीप्ति जी दीप्ति का नाम आ रहा है, दीप्ति। दीप्ति जी का है मैम। पूर्वी पूर्वी का भी चालू है, खुला हुआ है। कृपया माइक म्यूट कर दें, वो थोड़ा सा बाधा आ जाती है ना, तो वैसे भी शिक्षिका हूं ना, तो थोड़ा सा शोर कम पसंद करती हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं बस थोड़ा सा पूरा करके मैं विराम लूंगी। तुम चंदा मैं हूँ चकोर सजना, तुम पतंग मैं हूँ डोर सजना, तुमसे ही खुशियाँ जीवन की, मेरे इस सूने उपवन की, तुमसे ही सुरमई सांझ मेरी, तुमसे ही सुरमई सांझ मेरी, तुम ही सुनहरी भोर सजना, तुम चंदा मैं हूँ चकोर सजना, तुम पतंग मैं हूँ डोर सजना, सुख दुख के हम हैं साथी, तुम दीपक और मैं हूँ बाती, तुम बिन अधूरा जीवन मेरा, तुम बिन अधूरा जीवन मेरा, तुमसे ही खुशहाली चहूं और सजना, तुम चंदा मैं हूँ चकोर सजना, मैं हूँ डोरी सजना, डोरी सजना। धन्यवाद। नीलम दीदी, दीप्ति जी का नंबर है तो उनको कॉल करके बोल दीजिए। आई थिंक कि वो मतलब चालू करके यहाँ वहाँ बिजी हैं। हाँ हाँ, दीप्ति तो कौन है? मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है ये। तो आप एडमिन है ना, आपकी तरफ से भी आप आई थिंक म्यूट कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब को कर कह दीजिए दीजिए मैम, आगे भी तो दिक्कत डॉक्टर साहब आएगी को ना, कह फिर वो बहुत हाँ, डिस्टरबेंस फिर हो रहा है, आपकी सुन नहीं रही थी। ये कैसे करें? ये संजीव जी हैं में? संजीव जी उससे जुड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्या संजीव प्रॉब्लम जी है। बोलिए। जरा प्लीज इनका म्यूट कर दें दीप्ति जी का। अच्छा, कर देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लग रहा है
कि डॉक्टर रिंकू शाह के मम्मी पापा बैठे हुए हैं, कीर्ति शाह जी मम्मी पापा बैठे हुए हैं। नमस्कार आपको, स्वागत है, इतनी अच्छी टैलेंटेड बेटी के लिए बधाई। या उनका म्यूट दीप्ति जी का। We are so proud of her. We are in USA now. अभी अमेरिका में है। और ये मेरी भांजी है। अच्छा, आपकी भांजी है? अरे आप अगर मेरी छोटी सिस्टर की डॉटर है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वैसे भी अंतरराष्ट्रीय मंच है। ये बुक बहुत अच्छी है उसके द्वारा हमने लिया है। अच्छा अच्छा, जी जी, अच्छा जी। और वो हमें भी खुशी है, हमारा इंटरनेशनल फोरम है तो हमारे बीच में यूएस से भी आप बोल रहे हैं जी। अच्छा। तो अगली कवित्री को आमंत्रित कर रही हूँ, वो है तृप्ति अय्यर। तो आप जो है अखिल, ये तो खुद मतलब एक संस्थापक है संस्था की। ये अखिल भारतीय साहित्य सृजन संस्थान गुजरात इकाई की संस्थापिका व अध्यक्षा है। अंतरराष्ट्रीय काव्य सृजन परिवार व अस्मिता बहुभाषी महिला की सदस्य है। इनकी एक कविता काव्य कलश साझा संग्रह में प्रकाशित हो चुकी है और ये अभी अपने कविता पाठ करेंगी। इनकी पुस्तक भी प्रकाशाधीन है। बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ तृप्ति अय्यर जी को अपना कविता पाठ करें। नीलम जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, प्लीज। नीलम जी। मंच पे उपस्थित सभी को नमन। हेलो हेलो, हाँ नीलम। हाँ कौन बोला? मैं नैना, मुझे अचानक से अस्पताल जाने की एक मजबूरी हुई है खड़ी, तो मैं अभी मंच छोड़ रही हूँ। तो आप फिर मतलब कविता पाठ के मूड में है कि नहीं? अगर हम हेलो, अगर हम आपका कविता पाठ करें तो चलेगा? रुकेंगी जी, पहले उनका करा दीजिए। हाँ तो ठीक है। पार्टी कर लो, एक जन 80,000 थोड़ी देर में करते हैं। डॉक्टर, ये किसका माइक ऑन है? यस मैम, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। दीप्ति जी का ही ऑन हो गया है फिर से, दीप्ति जी का। वो बार बार अनम्यूट कर लेती हैं। है कौन? लेकिन दीप्ति जी, दीप्ति कुलश्रेष्ठ तो नहीं है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं होती। नहीं, आई डोंट थिंक। हाँ चलिए, फिर मैं नैना जी को कुछ इमरजेंसी है, इनको मैं आमंत्रित कर लेती हूँ। एक ही कविता पढ़ती हूँ, एक ही कविता बता मुझे कोई इमरजेंसी के कारण मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं एक कविता सुना रही हूँ। मैं आपका परिचय बाद में दूँ? चलिए आप परिचय कब तक सुना दीजिए। परिचय दे दूँ? 1 मिनट दे दीजिए चलिए। हाँ ज्यादा। वैसे आपका कविता परिचय बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं संक्षिप्त करके बता रही हूँ। आप रचनाकार, अनुवादक, आकाशवाणी दूरदर्शन पर वार्ता प्रस्तुत कर चुकी हैं, काव्य पाठ, साक्षात्कार ले चुकी हैं, अनुवाद में विशेष रुचि रखती हैं और इनकी एक बड़ी खासियत है, ये 18 देशों में अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने, अपने प्रपत्र पढ़ने जा चुकी हैं। बहुत बहुत सम्मान के साथ में डॉक्टर नैना तेलीवाला को आमंत्रित कर रही हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। संजीव जी को विशेष मैं आभार व्यक्त करती हूँ और नीलम जी और निशा जी का भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तौर पर आप दोनों का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। एक ही कविता में सुनाऊंगी। कविता का शीर्षक है फर्क नहीं पड़ता। उसने उठना चाहा, मैंने संस्कार और नैतिकता का हवाला दिया। शर्म करो, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में किसी ने ऐसा नहीं किया। वह नहीं मानी, मैंने धर्म और शास्त्र का डर दिखाया। मान जाओ, प्रभु तुम्हें नरक की आग देंगे, प्रभु तुम्हें नरक की आग देंगे। वह तब भी नहीं मानी। इस बार मैंने ब्रह्मास्त्र निकाला और सीधे उसके चरित्र पर हमला किया। बदजात, बेहया, वेश्या, तूने मेरे कुल पर दाग लगाया। इस बार वह थोड़ी डरी, सहमी, घबराई।
थम गई एक पल को, जैसे कुछ संचित कर रही हो अपने भीतर, फिर अचानक चीख कर बोली, है फर्क नहीं पड़ता। उसी का एक दूसरा हिस्सा है, स्त्री बोले तो हो जाती है वाचाल, हंसे तो हो जाती है बेशर्म, सोए तो हो जाती है लापरवाह, खाए तो हो जाती है दरिद्र, सूद ले अपनी तो हो जाती है खुदगर्ज। स्त्री जिस पल सोचती है इस व्यवस्था को उसके विरुद्ध चलना, उसी पल कर दी जाती है बदतमीज, बदजात, चरित्रहीन, घोषित। स्त्री डरे नहीं, घबराए नहीं उस पल, स्त्री हंसे, उसके मुंह पर हंसे, हंसे उस समाज पर और खूब जोर से हंसे, हंसे उस व्यवस्था पर, हंसते हंसते ही पूरी ताकत के साथ चीख कर कहें, फर्क नहीं पड़ता। इतना भर कहने से डरेगा पुरुष, डरेगा समाज, स्त्री के नकारने भर से हो जाएगी सारी वर्चस्ववादी व्यवस्था नेस्त नाबूद। तो ये है मेरी कविता। आप लोगों ने मुझे ये जो मौका दिया है उसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। और हम शुभकामना दे रहे हैं कि आप जो भी समस्या आई है बहुत जल्दी हल हो, धन्यवाद। में वो स्वास्थ्य लाभ करें। और मैं भूमिका बताना भूल गई थी इसकी, क्योंकि जल्दी की वजह से, कि हम जो हैं गुजरात नहीं समझते हैं, गुजरात की जो स्त्रियां हैं वो एक हमारे लिए आदर्श है स्वतंत्रता का, कि बहुत स्वतंत्र, बहुत जगह जगह झंडे फहरा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अंदरूनी व्यवस्था में क्या पीड़ा होती है, तो ये जो है नैना डेरे वाली ने जब ये कविता सुनाई थी मुझे डॉक्टर साहब ने, तो मैं इतनी चौंक रही थी कि गुजराती कलम से, वो भी 21वीं सदी में ऐसी कविता निकल रही है। तो मैंने अनुरोध किया था आप इसको हिंदी में अनुवाद करके सुनाएं। मैंने खुद नहीं अनुवाद किया। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जी। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, शुभेच्छा। जी जी। अब मैं तृप्ति अय्यर जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? जी मैम, जी मैम। सुनाई दे रहा है ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम, आपकी हाँ जी, आवाज प्लीज स्पष्ट करिए। है, स्पष्ट है। जी 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 जी। सबको नमन, मंच को नमन, सभी गुरु माताओं को नमन। मुझे यहाँ मौका देने के लिए नीलम दीदी और निशा दीदी को तहे दिल से धन्यवाद। अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। जैसे कि आज की थीम है नई सदी की नई कविता। अलग अलग विचारधाराएं अभी प्रवर्तमान है समाज में, ठीक है। तो पहले एक विचारधारा पे मैं मेरी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। मैं मध्य आयु की औरत हूँ, मैं मध्य आयु की औरत हूँ, कुछ मेरे अपने मसले हैं। मैं धान पुरानी कोठरी का, मेरे सामने नई नई फसलें हैं। कुछ मेरे अपने मसले हैं, कुछ मेरे अपने मसले हैं। शर्मिंदा करते सब रोज यहाँ, शर्मिंदा करते सब रोज यहाँ, इतना भी क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? जरा देखो दूसरी औरतों को, जरा देखो दूसरी औरतों को, और कुछ भी तो तुम्हें आत नहीं। कुछ मेरे अपने मसले हैं, कुछ मेरे अपने मसले हैं। मैं भी तो उड़ना चाहती हूँ, तकनीकें सीखना चाहती हूँ। वो झटपट सब समझाए रहे और रिश्ता हर उलझाए रहे। कुछ मेरे अपने मसले हैं, कुछ मेरे अपने मसले हैं। मैं मध्य आयु की औरत हूँ, कुछ मेरे अपने मसले हैं। बच्चों की दो टुक बातों से मैं भीतर ही मुरझाए रही, बच्चों की दो टुक बातों से मैं भीतर ही मुरझाए रही। धरखारे असुअन आंखों में मैं बाहर से मुस्काए रही, धरखारे असुअन आंखों में मैं बाहर से मुस्काए रही। कुछ मेरे अपने मसले हैं, कुछ मेरे अपने मसले हैं। सटर पटर अंग्रेजी में
घर में सारे बतियाते हैं, सटर पटर अंग्रेजी में घर में सारे बतियाते हैं। जब मतलब पूछो बातों का तो टालते और टरकाते हैं। जब मतलब पूछो बातों का तो टालते और टरकाते हैं। मैं मध्य आयु की औरत हूँ, कुछ मेरे अपने मसले हैं। अब और नहीं बस सोच लिया, अब और नहीं बस सोच लिया, गम का हर छाला फोड़ दिया। राहों को अपनी मोड़ लिया, कुछ कहना पूछना छोड़ दिया, कुछ कहना पूछना छोड़ दिया। मैं मध्य आयु की औरत हूँ, कुछ मेरे अपने मसले हैं। जाने दो जो भी मसले हैं, कुछ कहना पूछना छोड़ दिया। बरसों का पिंजर तोड़ दिया, लेखन से रिश्ता जोड़ दिया। बरसों का पिंजर तोड़ दिया, लेखन से रिश्ता जोड़ लिया। रिश्ते दुखते हर छाले को गीतों गजलों में मोड़ लिया। रिश्ते दुखते हर छाले को गीतों गजलों में मोड़ दिया। जो भी वो मेरे मसले थे, अब गीत काव्य और गजलें हैं। अब गीत काव्य और गजलें हैं। कुछ मेरे अपने मसले थे, जाने दो जो भी मसले थे। मैं मध्य आयु की औरत हूँ, कुछ मेरे अपने मसले हैं। अब आज की जो थीम है नई सदी की नई कविता, उसके ऊपर एक मैंने छोटी सी कविता लिखी है। मैं नई सदी की नारी हूँ, मैं नई सदी की नारी हूँ, क्या मैं सब पे भारी हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं सभी पे भारी हूँ। तो उसका मैंने विचार विस्तार किया है। निर्भर करता यह आपके आचार और विचारों पे, संस्कारों पर दिलहारी हूँ। हाँ, मैं नई सदी की नारी हूँ। प्रेम और सहिष्णुता जब दोनों और बराबर हो, प्रेम और सहिष्णुता जब दोनों और बराबर हो, समानता पर बलिहारी हूँ। देख लो, मैं नई सदी की नारी हूँ। दृढ़ निश्चय और जागरूकता, दृढ़ निश्चय और जागरूकता लग गई सदियां आने में। अपने नए रूप पर वारी हूँ, अपने इस नए रूप पर वारी हूँ। सोच लो, मैं नई सदी की नारी हूँ। सोच लो, मैं नई सदी की नारी हूँ। लड़ गई जो इतिहास में कुछ एक जूझ वीरांगनाएं, लड़ गई जो इतिहास में कुछ एक जूझ वीरांगनाएं। अब हर चौखट हर अटारी हूँ, अब हर चौखट हर अटारी हूँ। जान लो, मैं नई सदी की नारी हूँ, मैं नई सदी की नारी हूँ। निश्चल मन और सत्यता ढूंढती रखकर विनम्रता, निश्चल मन और सत्यता ढूंढती रखकर विनम्रता। मिल जाए तो प्यारी हूँ, अगर मिल जाए तो प्यारी हूँ। मान लो, मैं नई सदी की नारी हूँ, मैं नई सदी की नारी हूँ। छल कपट और दुराचारी, छल कपट और दुराचारी समझे मुझे ना कोई बेचारी, समझे मुझे ना कोई बेचारी। पड़ी हरदम सब पर भारी हूँ। भाग लो, मैं नई सदी की नारी हूँ, मैं नई सदी की नारी हूँ। सदियों से अबला तुमने पुकारा, सदियों से अबला तुमने पुकारा। अब लोहा खुद का है मनवाया। हाँ हाँ, मैं नई सदी की नारी हूँ। हाँ हाँ, मैं ही नई सदी की नारी हूँ, मैं नई सदी की नारी हूँ। शुक्रिया। अब मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। हाँ, इस नई सदी की नारी पर मैं वारी हूँ। मेरे ख्याल से सभी की ये मनोभावनाएं होंगी। और बहुत बहुत बधाई इतनी अच्छी कविता लिखने के लिए तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका जी, आज वो भी कविता सुनाने के मूड में हैं, तो बहुत सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। जी बहुत बहुत आभार नीलम जी। और क्योंकि अभी यहाँ पर आपने नई सदी, तो हालांकि मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अभी ये बात है तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए एक कविता मैं लिख रही हूँ नया कल, क्योंकि आज जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है
और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें खुद को करना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है कि जी बिल्कुल कि हम नया कल लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं, तो जी हमें जी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम खुद कर रहे हैं वो। तो उसमें जी एक है कि किसी ने, इसका शीर्षक है मैं लिख रही हूँ नया कल। किसी ने लताड़ा उसे, किसी ने लताड़ा उसे, वो लड़ी नहीं बल्कि झरने लगी झर झर झरने से। किसी ने मारा उसे, वो रोई नहीं बल्कि उठी कुहू कुहू कोयल सी। कुहू वाह वाह उठी कुहू कुहू कोयल सी। कहा किसी ने तुम हो धरती का बोझ, कहा किसी ने तुम हो धरती का बोझ। नृत्य करते हुए कहा उसने मैं तो हूँ सर सर बहती बयार। खूब धुआं धुआं सा आसमां। फिर कहा किसी ने तू है पांच। दोनों हाथों को पंखों सा फैलाकर कहा उसने गलत, गलत क्योंकि मैं तो हूँ दरख्तों से लदा हरा भरा जंगल। लेकिन उसके और किसी का ऑन है, प्लीज जरा देखें। लेकिन उस किसी ने फिर भी न मौन उसे चोट पहुंचाते हुए फिर कहा तुम तो हो सूखा हुआ मरुस्थल। गलत फहमी है जनाब तुम्हारी। मुस्कुराते हुए कहा उसने मेरे भीतर तो बहते हैं कल कल खुशियों के सोते, नहीं मैं मरुस्थल। फिर भी वह किसी न जाने क्या क्या कहता रहा। आखिर चेहरे पर दृढ़ संकल्प लिए उसने कहा कितना कहोगे, कितना कहोगे, अब बस भी करोगे। कब तुम समझोगे, कर लो तुम कुछ भी, सुखा न सकोगे मेरे भीतर बहते सोते को, हरा न सकोगे मेरी जिजीविषा को। कितना तुम सताते हो और फिर सोच कर अचंभे में पड़ जाते हो। कैसे कैसे मैं मौसम में मुस्कुरा पाती हूँ, अवरोधों को हरा नदी से अविरल बहती जाती हूँ। कल कल गुनगुनाती हूँ, जीवन के नए गीत मैं गाती हूँ। उस किसी के होठ फिर हिले कुछ कहने को, उसने उसे रोकते हुए कहा न कहना, न कहना अब घिसी पिटी सी बातें तुम, अब लिखो मेरी नई कहानी तुम। मैं हूँ बयार, मैं हूँ आसमान में उड़ता बादल, तुम भी लिखो ना जैसे मैं लिख रही हूँ एक नया कल। तुम भी लिखो ना जैसे मैं लिख रही हूँ एक नया कल। तो ये तो कविता थी, और अगर है इजाजत में असल में सुनिए अलका जी, हेलो अलका जी, संजीव जी से पूछना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत होता जा रहा है। उषा जी और संजीव जी भी बाकी हैं। होता जा रहा, 2 जगह संजीव जी को ठीक है। पूछिए। चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। हाँ शुक्रिया। चलिए शुभ रात्रि आप सबको। मैं कोशिश करती हूँ जुड़ी रहने की। हाँ हाँ, नहीं समय हम तो जुड़े हैं आप जी। और ये संजीव जी बताएंगे आगे के लिए। असल में 4 मिनट दिए थे कविताओं को, पता नहीं इतना टाइम कैसे हो गया, मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत आदर के साथ डॉक्टर उषा रानी राव जी को आमंत्रित कर रही हूँ। पहले वो अपनी गंभीर कविताएं सुनाएं, इसके बाद आज के कार्यक्रम पर कुछ टिप्पणी करें। बहुत आदर के साथ उषा जी। बहुत बहुत आभार नीलम जी। मैं सबको सुन पाऊं ऐसी मेरी इच्छा है। फिलहाल मैं अपनी बातें व्यक्त करूंगी जितना मैंने सुना है जिन लोगों को भी। और मुझे बड़ी खुशी हुई है अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी से जुड़कर। इसके लिए आपके प्रति, डॉक्टर संजीव कुमार जी के प्रति आभारी हूँ। आपने मुझसे एक बात कही थी कि आप कोई ऐसी कविता सुनाएं, छोटी सी भी हो तो चलेगा, जो कन्नड़ में लिखी हो और उसका हिंदी भी किया जा सके। तो मैं पहले कन्नड़ में पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर आपको आपके सामने रखूंगी, और उसके बाद मैं एक छोटी सी अपनी कविता सुनाऊंगी और कुछ टिप्पणियां जिनको अब तक सुन पाई हूँ उनके प्रति अवश्य कहूंगी। स्वागत है उषा जी।
होती है, बंद कर जब बाहर आती हैं तो आपका वो नेट की प्रॉब्लम हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। परिदृश्य को क्षमा चाहूंगी, कुछ नेट लगता है अचानक कट गया था। क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? हेलो, क्या मैं सुनाई दे रही? हेलो, अब सुनाई दे रहा है। कविता का आरंभ अब करें। जी वो जी, सुनाई नहीं दिया था कविता, ठीक है? हाँ हाँ, वो नेट की कुछ समस्या है। कन्नड़ में सुना रही हूँ। पहले बहुत छोटी सी कविता है। ನಿರ್ದಯ ಕತ್ತಿಲನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಜೇನುಗೂಡಿನ ಅಮೃತದ ರುಧಿರನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾನೆ ಬುದ್ಧನು ಕರುಣೆಯ. ನಿರ್ದಯ ಕತ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಜೇನುಗೂಡಿನ ಅಮೃತದ ರುಧಿರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧನು ಕರುಣೆಯ. ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸವಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕರುಣೆಯು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ कवितेयु. ये एक बहुत छोटी सी कविता, इसका हिंदी आप सुनेंगे। निर्मम अंधेरे के बीच छत्ते के मधु की तरह नस नस में भरी थी बुद्ध ने करुणा. निर्मम अंधेरे के बीच छत्ते के मधु की तरह नस नस में भरी थी बुद्ध ने करुणा. मूल्यों के क्षरण काल में बची हुई करुणा भर रही है जीने की आस, पसर रहा है प्रकाश कविता बनकर. बची हुई करुणा भर रही है जीने की आस, पसर रहा है प्रकाश कविता बनकर. तो ये उसका छोटा सा रूपांतर मैंने आपको सुनाया कन्नड़ से हिंदी का. एक बहुत छोटी सी कविता मैं आपके सामने रखूंगी। मुट्ठी में मिट्टी, कविता का शीर्षक है मुट्ठी में मिट्टी. पुल की मुंडेर पर पानी की ओर टांगे लटकाए बैठा करते थे उन दिनों हम. पुल की मुंडेर पर पानी की ओर टांगे लटकाए बैठा करते थे उन दिनों हम, जब गांव, घर, खेत, खलिहान सब अपना और अपना सबका माना जाता था. मुट्ठी में मिट्टी लेकर देखा करते थे, उसमें रेंगने वाले जंतुओं को घंटों तक, मानो किसी प्रयोगशाला में बैठ जीवाणुओं पर अध्ययन कर रहे हों. मुट्ठी में मिट्टी लेकर देखा करते थे, उसमें रेंगने वाले जंतुओं को घंटों तक, मानो किसी प्रयोगशाला में बैठ जीवाणुओं पर अध्ययन कर रहे हों. उस मुट्ठी की मिट्टी में चींटी हो या केचुआ, कौतूहल था केवल जानना उसका जीवन बिना आहत किए. कौतूहल था केवल जानना उसका जीवन बिना आहत किए. जबकि आज कत्लेआम बेहिचक हो जाता है. जबकि आज कत्लेआम बेहिचक हो जाता है. सांवला झुटपुटा गहराने लगा था. चिंताओं के बेपरवाह समय में हमारी चिंता थी मिट्टी के बसेरे को जस का तस रखने की. पूर्वी जी का कृपया बंद कर दें, उनका वॉइस कहीं डिस्टर्ब कर रहा है. जबकि आज कत्लेआम हो जाता है, सांवला झुटपुटा गहराने लगा. चिंताओं के बेपरवाह समय में हमारी चिंता थी
मिट्टी के बसेरे को जस का तस रखने की बाल मन का आक्रांत अंतर मन बिधा हुआ है। मिट्टी की तहस नहस जिंदगी की तहस नहस है। मिट्टी की तहस नहस जिंदगी की तहस नहस है। चिंता करना जोखिम है, यह किसी हादसे से कम नहीं सोचा हमने। चिंता करना जोखिम है, यह किसी हादसे से कम नहीं सोचा हमने। अंदर लावा, अंदर लावा ऊपर बर्फ को सहेजे। अंदर लावा ऊपर बर्फ को सहेजे की मिट्टी को अनाहत रख दिया भूमि पर। दम साध कर मुट्ठी की मिट्टी को अनाहत रख दिया भूमि पर। प्रेम के अस्फुट स्वरों को सुना था हमने उस दिन। प्रेम के अस्फुट स्वरों को सुना था हमने उस दिन। संवेदनाओं का भोथरापन प्रेम में दुर्गंध भरने की कोशिश करते हैं। संवेदनाओं का भोथरापन प्रेम में दुर्गंध भरने की कोशिश करते हैं। घृणा से जूझते समय में, घृणा से जूझते समय में संवेदना दशांश भी हो तो बचा रहता है प्रेम। संवेदना दशांश भी हो तो बचा रहता है प्रेम। बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत उषा जी, बहुत खूबसूरत, और एकदम दिल छू गई जी। कविताओं के बरक्स कहना चाहूंगी कि बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर कविता पढ़ी आपने। वो जो कीड़े वाली बात थी तो वो याद आ गया, बचपन में हम भी ऐसे रेती लेके उसमें रेड वेलवेट के कलर के कीड़े आते थे। जी 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 हाँ जी जी जी, बहुत खूबसूरत कविता थी। इसीलिए हमने उषा जी को आमंत्रित किया कि आप कुछ कविता की गहराई सीखें। हाँ जी, अब सही उषा है, जी सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी 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 जी। सुनाई नहीं दे रहा है नीलम जी, अनम्यूट कर ले जी। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ बहुत आपको इसीलिए आमंत्रित किया था कि जी जी सब नहीं लोग नहीं, बहुत कविता की आभारी गहराई हूँ। अभी मैं बनी भी रहूंगी, लेकिन हाँ। फिलहाल चूंकि आपने आदेश दिया है तो मैं जितना मैं सुन पाई हूँ उनके प्रति जरूर अपनी बात रखना चाहूंगी। नहीं, आदेश नहीं, अनुरोध जी। और नहीं, अनुरोध। कविता को मैं मानती हूँ कि वह हमारे आत्मसंधान का भी द्वार खोलती है, और जिन शब्दों का वह विधान कर लेती है, जिन शब्दों को वह चुन लेती है कविता, वह वास्तव में मनुष्य को स्वार्थ के संकुचित घेरे से उठाने की कोशिश करती है और सच्चाई को दिखाने का प्रयत्न करती है। तो मैं मानती हूँ कि मनुष्यता का जो शब्दांकन है वह है कविता। इसे मैं उसे कविता के रूप में देखती हूँ। मैंने कुछ 8 लोगों की कविताएं सुनी हैं, जिनमें रिंकू शाह जी पहले आई थी, और वो उन्होंने बड़े नम्रता से स्वीकार किया कि कविताएं लिख लेती हैं खुद के लिए भी, और अपनी अभिव्यक्ति में उन्होंने अपने मन के जो उनके जो उद्गार थे वो इस तरह थे कि अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मनीषा सक्सेना जी मानव की बदहाली, जात पात, धर्म, यह सब कुछ तो आज हमारे आसपास बिखरा हुआ है, उन पर अपनी बात रखती हैं, बहुत ही सरस ढंग से रखती हैं। दिव्या जी ने भ्रमात्मक परिदृश्य पर अपनी बातें कही हैं। वास्तव में आज सत्य भ्रम के घेरे में छिपा हुआ है, और हम इतने लेयर हैं झूठ पर कि हम एक हटाएं तो भी वही सच नजर आता है, दूसरा हटाएं तो भी सच नजर आता है। समझ भी नहीं आता कि वाकई सच कितने पर्दों के पीछे छिपा हुआ है। तो यह इनकी जो कविता थी यह इसी के बारे में थी। और आमतौर पे हम स्त्रियां विशेष रूप से, चूंकि हम आदिम सृष्टि को जन्म भी देती हैं, तो हम उस पुरुष सत्तात्मक विचारधारा से, उसके अहंकार से हमेशा
एक विरोध करती हैं, जो कि हमें शोषण के मार्ग पर जो ले जा रही है, ऐसी विचारधारा, उस पर हम जरूर अपनी बात रखते हैं और यह कहने का प्रयत्न करते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वह वाकई में सत्य नहीं है। वैसा ही कुछ पूर्वी शुक्ला जी ने भी अपनी बात रखी, हालांकि वो काफी लंबे बीमारी से शायद निकल कर आई या किसी दुर्घटना से निकल कर आई, मुझे डिटेल में नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सुंदरता से अपनी मानसिक स्थिति और एक साहस का उन्होंने उसमें प्रदर्शन किया है अपने शब्दों में, अपनी कविता के द्वारा, जो बहुत अच्छा लगा, जिससे मनुष्य के एक धैर्य की जिजीविषा भी उसमें दिखाई देती है। और पांचाली वंदना पांचाली जी ने ज्ञान के गुण गाए हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो विवेक जगा दे, अन्यथा सारे विचार थोथे हैं। और अगर ज्ञान मिला है तो समझिए, हम अगर विवेक का उपयोग कर रहे हैं जीवन में तो हम ज्ञान में हैं, और अगर हम विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम सब अभी भी अज्ञान में ही हैं। इसमें सर्टिफिकेट और डिग्री का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं। तृप्ति अय्यर जी ने स्त्री पर, नई सदी की स्त्री पर अपनी बातें रखी हैं। फिर कभी मुझे मौका मिलेगा, फिर किसी और जगह मैं आऊंगी तो स्त्री पर भी अपनी बात आपको सुनाऊंगी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति दी है। डॉक्टर नैना जी थी मेरे ख्याल से जो जल्दी में निकली, नीलम जी, डॉक्टर नैना जी थी, और बहुत ही मुझे लगता है कि उन्होंने विमर्शात्मक कविता हमें सुनाई, जिसमें पाखंड का विरोध तो था ही, और स्त्री के शोषण की बात भी उसमें बहुत स्पष्टता से कही गई थी। और डॉक्टर अलका अग्रवाल जी, इन्होंने भी स्त्री के मन के जो नए भाव हैं, जो नवोन्मेष होता है स्त्री में जब भी वह रचनाकार बनती है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जैसे मैं लिख रही हूँ तुम भी लिखो। तो वह लिखने के प्रति, अपने भावाभिव्यक्ति के प्रति भी वह प्रेरित कर रही हैं। तो मैंने इतने ही लोगों को सुना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे रचनाकारों के बीच आज आ पाई और अपनी भी एक जो थोड़ी बहुत मेरी उपलब्धि है जीवन की, अध्ययन की अथवा अनुभूति की उपलब्धि है, उसे आपके सामने रख पाई हूँ। और फिर से एक बार मैं आदरणीय नीलम कुलश्रेष्ठ जी का, जिन्हें मैं दीदी कहती हूँ, उनके प्रति आभारी हूँ, और डॉक्टर संजीव कुमार जी के प्रति, और आप सब के प्रति जिन्होंने मुझे बड़े धैर्य से बड़े लंबे समय तक सुना। मुझे लग रहा है आप सबने बड़ी छोटी छोटी कविताएं सुनाई, मैंने कुछ ज्यादा ही समय लिया है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और बार बार जब कभी भी मुझे समय मिलेगा मैं आप सबके बीच जरूर जुड़ूंगी। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद उषा जी। सौभाग्य तो हमारा है कि हिंदी विभागाध्यक्ष की तरह आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। और मैं थोड़ा बताना भूल गई थी, हमारी अलका जी हैं, वो मुंबई से जुड़ी है। अच्छा, मतलब विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए लोग हैं हम, और जिनको जोड़ने का काम करते हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी। तो मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें बुला रही हूँ। और मैं आज, मुझे संजीव जी एक बात और बताते हैं, आप सुन रहे हैं ना? संजीव जी सुन रहे हैं? हेलो जी, सुन रहे हैं। हाँ, मेरे से गलती ये हो गई, मैंने सबको 4-4 मिनट दिए थे कि हम 1-1.25 घंटे में समाप्त कर दें कार्यक्रम। पता नहीं है ऐसे कैसे लंबा हो गया है। तो तो हो मैं जाने दीजिए, उससे क्या आगे प्रॉब्लम है? से एक ही कविता पाठ का सबको बोला करूंगी, है ना? ये नहीं तो पूछना उसमें चाह रहा प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन और मुझे ऐसा लग रहा है 2 घंटा बहुत ज्यादा होता है, 1-1.25 घंटे नहीं, ठीक। सबने एक जगह 2-2 कविताएं सुनाई, इसलिए टाइम ज्यादा हुआ नीलम जी। नहीं, मैं नहीं बोला था, 4 मिनट में 2 कविताएं हो जाती हैं। नहीं, मुझे तो लेकिन लगा वो एक एक में 10-10 मिनट लिए हैं, नहीं 4 हो नहीं। सकता है। हाँ, वो यही बात हो गई है, कुछ गड़बड़। आगे से एक एक ही बोलेंगे, ये मैं अनुमति हाँ, कर रही थी। कोई हाँ बात नहीं, सबने 2-2 सुनाई, मैं 4 सुनाता हूँ। सब गृहणियां हैं, सबका वो किचन इंतजार देख रहा होगा, ये डाइनिंग टेबल। तो आप कृपया बस एक टिप्पणी भी दो और सुंदर सी कविता सुनाएं। आज का कार्यक्रम मैं सुनता आ रहा हूँ, बहुत अच्छे रचनाकार हमारे सामने आए, हमारे कार्यक्रम में आए और बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई। और विशेष करके
नए अंदाज में, नए विषय पर और नए भाव के साथ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, आज की उपस्थिति भी अच्छी है और लोगों की रुचि भी अच्छी है, और एक से ज्यादा कविता सुना रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज है। उसको नहीं, अब आगे से एक ही सुनेंगे, एक ही सुनेंगे। तो अच्छा है, हम लोगों को ये कार्यक्रम ऐसे जारी रखने चाहिए और लोगों को मौका देना चाहिए। और उषा रानी जी का विशेष धन्यवाद कि वो बंगलौर से जुड़ी हम लोगों के साथ। क्या सुनाऊं मैं आपको? नई सदी की बात करिए कोई, जरूरी नहीं नारी हो उसमें, नई सदी की बात। मैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से हमारा एक प्रबंध काव्य तैयारी में है, आंखें खोलने के लिए, तो मैं उसके कुछ अंश सुनाता हूँ, शायद पसंद आएगा, क्योंकि उससे मैं नए अंदाज में गौतम बुद्ध को प्रस्तुत कर रहा हूँ महाभिनिष्क्रमण में, तो उसे भी नया ही मानिए। प्रथम सर्ग के कुछ अंश हैं। युग पुरुष। युग पुरुष बुद्ध अति सौम्य सूर्य, तेजस्वी पूजित महातुर्य, धरती पर शुभ अवतार प्रवर, संस्कृति पर एक उपकार प्रखर, शैशव से ही जिज्ञासु प्रबल, करुणा प्लावित कुछ कुछ चंचल, तरुणाई की वय में विराग, आध्यात्मिक रुचि थी पड़ी जाग, यूं तो चुनना था राजकार्य, चुन लिया किंतु संन्यास आर्य, चल पड़े त्याग कर राजनगर, माया से हो विरक्त सत्वर, जीवन पथ के संगी साथी, तुम्हें रोक न पाए किसी भांति, तुम चले खोजने ज्ञान प्रवण, आध्यात्मिक पथ का किया वर्ण, वर्षों साधना निमग्न भक्त, जग से फिर भी कुछ नहीं व्यक्त, परिवर्तन की कुछ नई लहर, यशोधरा आई संगिनी बनकर, पर बांध न पाया प्यार तुम्हें, समझा न सका परिवार तुम्हें, तुम उसके साथ न चल पाए, तुम राहुल से न बदल पाए, करुणा हो मानो धर्म सदा, और त्याग दें भौतिक संपदा, तुम बोधि वृक्ष की छाया में, या ज्ञान प्राप्त इस माया में, तुम सा न कहीं पाया कोई, तुम धम्म के नूतन सूर्य कोई, क्या बात रही मन में विशेष, क्यों बदल दिया जीवन अशेष, ये महात्याग इतिहास बना, अज्ञानी का उपहास बना, तुम बोध वृक्ष के सौम्य शिष्य, तुम बौद्ध धर्म के शुभ भविष्य, तुम यशोधरा के इष्ट तीर्थ, राहुल के हित तुम कठिन अर्थ, जब ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें, जीवन सार्थक हो गया तुम्हें। तो ये छोटे से अंश थे, ये 11 सर्ग का प्रबंध काव्य है और शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। आपने एक पर ये विराम लगाने के लिए बोला, तो मैं यही विराम लगाता हूँ। नहीं, और सबसे अनुमति ले लीजिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं आप लोग? वो असल में गलती ये होगी, दो दो कविता सबसे बोल दी। कोई बात नहीं, मैं एक बहुत बहुत छोटी सी कविता सुना करके 2 का आंकड़ा पूरा कर लेता हूँ। हाँ जी, और वो 2 का आकार, ठीक है। और थोड़ा सा 1-2 लाइन आज की कविताओं पे बोले, जिससे हमारी कविता में प्रोत्साहित हो। उनकी सोच थी कि गिरे को उठाना चाहिए, जो नीचे के पायदान पर खड़े हों उन्हें ऊपर लाना चाहिए। तो ऊपर खड़े होते उन्होंने झुककर उंगली बढ़ाई, ऊपर खड़े होते उन्होंने झुककर उंगली बढ़ाई, नीचे के पायदान से किसी को ऊपर उठाने के लिए, नीचे के पायदान से किसी को ऊपर उठाने के लिए। पता नहीं क्या हुआ कि अब उन्हें इंतजार है, पता नहीं क्या हुआ कि अब उन्हें इंतजार है कि कोई उन्हें उठाए। तो
चलिए 2 का आंकड़ा पूरा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सर। बढ़िया, यही होता है। आप संजीव जी इतने लोगों को उठा रहे हैं, जरा आप संभल के आप संभल कर रहिए। देखिए नहीं, हम सर उठा रहे हैं सर लेकिन तो किसी को नींव उंगली है। नहीं पकड़ा रहे हैं। है जी, नीलम जी सर तो हम किसी नींव को है। उंगली नहीं पकड़ा रहे हैं। हाँ है जी, अच्छा हम किसी को उंगली नहीं पकड़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बस ये संभल बढ़िया। के बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी और मुझे खुशी है कि सब लोग इतने उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। इसे जारी रहना चाहिए। नीलम जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि उनकी जो तैयारी है वो अप्रतिम रहती है। जी जी जी। बहुत इम्पोर्टेंट, अप्रतिम तैयारी रहती है और अच्छा जी, रिकॉर्ड बना रही हैं वो इस प्रकार से कार्यक्रम का नहीं आयोजन के साथ। वो असल में 3-4 लोग रेस में दौड़ रहे हैं ना, 3-4, तो उसमें मैं बस थोड़ा आगे लग रहा हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजरात इकाई बहुत अच्छा काम तो कर रही अकेला बच्चा दौड़ रहा था, फर्स्ट आया था ना, वो वाली बात है बस। नहीं, गुजरात इकाई अच्छा काम कर रही है, इसमें जी कोई जी, दो धन्यवाद। धीरे धीरे सब एक्टिवेट हो रहे हैं। मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग रहे हैं सब लोग। जी 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 धीरे जी धीरे आगे बढ़ेंगे। अब जी, लोगों ने सदस्यता बढ़ाने शुरू कर दी। कुछ लोग तो 100-150 पे पहुंच गए, सदस्यता बढ़ा गया। कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, हम सब लोग जुड़ के जयपुर का चलेंगे। देखा, जयपुर का देखा अभी, जी, फोटो देखी थे देखिए अभी। वामा अकादमी का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक परिवार के लिए नहीं है, किसी एक स्थान के लिए नहीं है। ये एक वैश्विक उद्देश्य है और जिसका लाभ सबको मिल रहा है। हिंदी अगर पहले नंबर पर पहुंचे तो सबको खुशी होगी। हिंदी अगर विश्व की संपर्क भाषा बने, भले आप ये कहें कि अभी तो भारत की संपर्क भाषा नहीं बन पाए, लेकिन मेरा सोचना है कि ड्रीम टू बिग एंड नो ड्रीम इज टू बिग। तो इसलिए हम तो ये सपना मान के चलते हैं कि एक दिन हिंदी को वैश्विक पटल पर नंबर 1 में होना चाहिए और निश्चित मानिए कि होगी, जरूर होगी। हम इसी सोच के साथ, इसी आंदोलन के साथ, इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सब लोग एक दूसरे से जुड़े रह करके सामूहिक रूप से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे, अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हार्दिक आभार सबके प्रति, विशेष रूप से सर डॉक्टर संजीव कुमार सर और नीलम जी के प्रति आभारी हूँ। नहीं, आप सबको, सभी हमारी रचयिताओं को, कवित्रियों को बहुत बहुत आभार। तो आप संजीव जी मीटिंग के अंत की घोषणा कर दें। हाँ जी ठीक है। अलका जी नमस्कार। अलका जी हैं इधर? हाँ ठीक है, चलिए सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आपको, आपका तो दिन रात्रि। शुभ रात्रि। अभी तो दिन है, गुड मॉर्निंग, खाना खाने का है। हाँ चलिए, आ रहे हैं हम लोग भी। आप लोगों को दूसरे